नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूं मनीष कुमार। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के साथ वो खत्म हो गई है। एग्जिट पोल भी अब आने लगे हैं और एग्जिट पोल में जो हमें देखने को मिल रहा, उसमें साफ तौर पे पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा कि बीजेपी ममता सरकार को उखाड़ देगी वहां से। कई एग्जिट पोल ऐसे बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। असम में एक बार फिर से हिमंता की वापसी होगी और तमिलनाडु में स्टालिन वापसी कर रहे हैं। वहीं केरल में लग रहा है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ की वापसी हो सकती है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ संतोष पाठक जुड़ गए हैं, जो कि एक जाने माने पत्रकार हैं, अपना यूट्यूब भी चलाते हैं और साथ ही साथ संतोष पाठक ऑफिशियल के नाम से। और लंबे समय तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है वो एक बीट को कवर किया है, पॉलिटिकल पार्टी को देखा है बढ़ते हुए। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इतना पिछले 2 दशकों से वो लगातार फॉलो करते रहे। तो आज संतोष पाठक ने हमारे लिए वक्त निकाला है द फेडरल देश के लिए। तो उनसे हम चर्चा करेंगे कि इस एग्जिट पोल को किस तरीके से देखा जाए और पहली बार बंगाल में भगवा लग रहा है कि शायद वहां पे लहराएगा। तो संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आपने भी एग्जिट पोल देखा होगा, क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मनीष जी, पहले तो आपको और आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। और निश्चित तौर पर जनादेश जो है, पहले कहा जाता था कि भाई डब्बे बक्से में बंद हो गया, अब वो मशीन में बंद हो गया है। ये जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, हमें दो तीन चीजें समझनी होगी। राष्ट्रीय दलों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हिसाब से, क्षेत्रीय दलों के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस और डीएमके, और सबसे बड़ा जो लेफ्ट फ्रंट जिसके पास सिर्फ इकलौता गढ़ बचा हुआ था केरल, उनके लिहाज से, इन तमाम राजनीतिक दलों के लिहाज से समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती क्या थी। 2016 असम जीते, 2021 असम जीते, 2026 में फिर से असम जीतना लगातार तीसरी बार, क्योंकि असम के जरिए ही पूरे नॉर्थ ईस्ट पे एक तरह से कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने जमाया है। 25 के लगभग लोकसभा सांसद पूरे नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। दूसरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की क्या थी कि एनडीए सरकार की वापसी हो पुडुचेरी में। और तीसरी और चौथी जो अहम कोशिश थी, पश्चिम बंगाल का किला, ममता बनर्जी का किला ढाया जाए, जिसको लेकर 2014 से, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उससे पहले भी कोशिश हुई, लेकिन 2014 से नरेंद्र मोदी अमित शाह लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस बार भी जबरदस्त चुनाव लड़ा। कोई बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। 99 सीटें जीतकर उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक मोमेंटम बनाया कि कांग्रेस पार्टी वापस आ रही है। लेकिन राहुल गांधी का व्यक्तिगत दर्द क्या था, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा से पर्सनल इक्वेशन कैसे हैं हम और आप सभी जानते हैं। लगातार 2 चुनाव वो असम हारे। दूसरा व्यक्तिगत दर्द क्या था कि जब अमेठी में लोकसभा चुनाव हारे तो केरल की जनता ने वायनाड से उनको लोकसभा सांसद बनाकर भेजा। लेकिन उसके बाद वो 2016 का वहां पे चुनाव हारे विधानसभा का, 2021 का चुनाव हारे। और केरल का राजनीतिक इतिहास रहा था, एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ, लेकिन पहली बार एलडीएफ की दोबारा सत्ता में वापसी। तो उनको केरल चाहिए चाहिए किसी भी हालत में। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा को हराना उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया, इसलिए गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा, बहन प्रियंका गांधी की ड्यूटी लगाई, बड़े बड़े नेताओं को पूरी फौज उन्होंने एक तरह से उतार। ये कांग्रेस पार्टी का है। अगर हम क्षेत्रीय दलों की बात करें, डीएमके को अपनी गद्दी बचानी थी। एआईडीएमके को यह साबित करना था कि जयललिता के जाने के बाद भी, पार्टी में टूट होने के बाद भी वो मजबूत है और उनको वहां लड़ना था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगातार 11, 16, 21 चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर अपनी ताकत को साबित करना था और लेफ्ट फ्रंट को अपना आखिरी किला बचाना था। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, 7 में से 5 एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, एग्जिट पोल में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सैंपल साइज क्या होता है, सैंपल साइज के विश्लेषण करने में अगर 2-3% का भी मार्जिन हो तो वो अपने आप में बहुत सारी चीजें बता देता है। सबसे पहली बात जो हमें ये कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक वोट, ऐतिहासिक वोट, 10-12% वोटरों के नाम आपने काट दिए तो उसके बाद लगभग मोटे तौर पर उतने ही लोगों ने मतदान किया जितने में लोगों ने पिछली बार मतदान किया था। छोटा सा फायदा है, अभी अंतिम आंकड़ा आएगा तो पता लगेगा, लेकिन वो छोटा सा फायदा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो कहा है 142 सीटों पर 6 बजे तक 91.8% मतदान हुआ है और पहले फेज पर भी 93% मतदान हुआ था। तो मोटे तौर पर हमें देखना पड़ेगा, लेकिन वोटर मुझे लगता है कि उसी के आसपास हो। पश्चिम बंगाल में 4 फैक्टर थे, चारों अहम फैक्टर थे मनीष जी। महिला,
हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर किस तरह से उन्होंने माहौल बनाया, राष्ट्र के नाम संबोधन आ गया, बिल्कुल चुनाव से पहले सदन बुलाया उन्होंने, एक तरह से एक्सटेंशन उन्होंने बुला लिया था बजट सत्र का। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी वो कह रही है कि महिला सांसद तो हमारे पास ज्यादा है, महिला मुख्यमंत्री हमने दिया है। तो पश्चिम बंगाल की महिलाओं को ये तय करना था। दूसरा जो मेजर फैक्टर है वो मुस्लिम वोटर। अब मुस्लिम वोटर बीजेपी को वोट करेंगे नहीं करेंगे ये फैसला फैक्टर नहीं था। मुस्लिम वोटर ओवैसी की पार्टी को वोट देंगे या नहीं देंगे, हुमायूं कबीर को वोट देंगे या नहीं देंगे, ये बड़ा फैसला था। और फिर थे दो ब्रांड, मोदी ब्रांड और ममता ब्रांड। इन दोनों में से कौन से ब्रांड की चलेगी। और एक फैक्टर इसमें और जोड़ सकते हैं कि अमित शाह की रणनीति, पूरी तरह से रणनीति बनाई उन्होंने, तमाम बड़े नेताओं को, सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को उतार दिया। रणनीति के लिहाज से, एक एक डेटा के लिहाज से सुनील बंसल का कोई सानी नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का 13 वर्षों का वनवास सूखा एक तरह से खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन मैं यहाँ पे दो चीजें कहूंगा। केरल शायद जो ये जा रहा है, जितने भी एग्जिट पोल जा रहे हैं, यूडीएफ की वापसी। लेकिन इस बार का केरल का विधानसभा चुनाव, वहां भारतीय जनता पार्टी की भी एक तरह से उसको कह सकते हैं कि स्थापना का काल बन के आएगा। यानी एक समय इस चीज को अब केरल की राजनीति कभी भुला नहीं पाएगी। केरल की राजनीति में बीजेपी को अब इग्नोर नहीं कर सकते। एक अच्छे खासे मार्जिन से उनका वोट प्रतिशत, सीट कितनी आ रही है पता नहीं, लेकिन एक अच्छे खासे मार्जिन से उनका वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। और अगर यूडीएफ की वापसी होती है तो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक बम्पर सिचुएशन होगी। अच्छा, एक बड़ी विडंबना और भी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता मना रहे हैं कि ठीक है यार, किसी तरह से केरल में सरकार आए ताकि हमारे ये जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल जी, इनको केरल भेज दिया जाए ताकि यहाँ कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ कोई दूसरा संगठन महासचिव बने। वो एक अलग तरह का। पश्चिम बंगाल मामला टफ है। महिला मतदाता, जिस तरह के एक लाभार्थी वर्ग जो तैयार कर लिया था नीतीश कुमार ने बिहार में, उसी तरह का एक लाभार्थी वर्ग ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में तैयार किया है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, दिल्ली में भी खबर आई कि भाई फंड एलोकेट हुआ लेकिन पैसा दिया नहीं बीजेपी की सरकार ने, वो तमाम खबरें ऐसे टाइम पर आई जिसका थोड़ा बहुत असर पड़ा। और महिला मतदाता है, मुझे लग रहा है कि महिला और मुस्लिम जो है वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। तो शायद पश्चिम बंगाल में वैसा नतीजा ना आए जैसा कि तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं। असम निश्चित तौर पर हेमंता बिस्व शर्मा की जीत। असम हेमंता बिस्व शर्मा को किस तरह से बीजेपी बढ़ा रही है, या अमित शाह में एक खासियत है मनीष भाई, कि वो नेता बनाते हैं, नेता को ग्रो करने में मदद करते हैं। जैसे सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल से लेकर आए, सबने कहा कि आखिर क्या करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर उनके चुनाव में जाते रहे कि भैया जिता दो, बड़ा बना देंगे, डिप्टी सीएम भी बनाया, और इस बार मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने एक नेता बनाया और उस नेता को ऊपर तक पहुंचाया। ठीक इसी तरह से हेमंता बिस्व शर्मा है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता अड़कर लड़कर मुख्यमंत्री नहीं बना, सिर्फ इकलौते हेमंता बिस्व शर्मा बने, जिन्होंने लिखा कि अगर आप नहीं बनाएंगे मुझे तो मैं वैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करने को तैयार हूं। आनंद फानंद में बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। वो अमित शाह के लाडले हैं। भविष्य में जो प्रधानमंत्री पद के बहुत सारे दावेदार हैं, उसमें वो भी एक दावेदार माने जा रहे हैं। और चूंकि बीजेपी आरएसएस दोनों आइडियोलॉजी को वो सपोर्ट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, क्योंकि बीजेपी का एक खास गुण है, उनको पहली बार हमने ये किया, अब तक किसी ने नहीं किया, इतिहास में पहली बार हमने ये किया, इस तरह की चीजों को वो ज्यादा पकड़ते हैं। असम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एज है और इसके लिए बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की रणनीति और नीति को बहुत ज्यादा जिम्मेदार मान सकते हैं। तमिलनाडु को लेकर मैं थोड़ा सा भी संशय की स्थिति में हूं। वहां विजय की पार्टी कितनी परफॉर्मेंस करेगी, इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो वोट काटेंगी तो किसका काटेंगी। और बड़ी बात है कि बिहार से सबक लिया, तमिलनाडु में थोड़ा बहुत रस्साकसी कांग्रेस के नेताओं ने करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी एक तरह से स्टॉप लगाते हुए नजर आए। तो वहां उन्होंने उस तरह की डीएमके और कांग्रेस में खींचतान नहीं दिखी जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में बिहार में दिखी थी। वहीं एआईडीएमके वाला फ्रंट भी पहले कई महीनों तक बयान आते रहे, एआईडीएमके कहता रहा कि नहीं ये हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देंगे। लेकिन अंततः चुनाव आते आते बीजेपी ने भी अपने गठबंधन को एक तरह से मजबूत कर लिया। एआईएडीएमके आगे बढ़े तो वहां डीएमके की जीत होगी तो इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर मजबूत होगा, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। अगर एआईएडीएमके की जीत होगी तो फिर निश्चित तौर पर बीजेपी मजबूत होगी, एनडीए मजबूत होगी। एआईएडीएमके गठबंधन का तमिलनाडु में जीतना, समझ लीजिए कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी पैर जमाने जा रही है। पिछले कई राज्यों में हमने देखा, महाराष्ट्र में किस तरह से उन्होंने जमाया,
पंजाब में अभी तक वो उतना कामयाब नहीं हो पाए। पिछली बार कांग्रेस पर निशाना बनाया था, इस बार उन्होंने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को तोड़ लिया। तो तमिलनाडु और केरल, ये तय होगा इस बार कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ वहां, पैर जो है वो जमने वहां शुरू होंगे या नहीं होंगे। और बाकी पश्चिम बंगाल, निश्चित तौर पर अभी जो एज नजर आ रहा है मुझे, वो ममता बनर्जी के पास है। असम जरूर बीजेपी के पास फिर से संतोष ज्यादा जी, आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता के पास एज है, लेकिन जो एग्जिट पोल आपने खुद ही बताया कि एग्जिट पोल पे कई सवाल उठते हैं, उनका सैंपल साइज क्या है, किस तरीके के लोग एग्जिट पोल कर रहे हैं, और जबकि 6 बजे कई एग्जिट पोल सामने आ गए थे, जबकि कई लोग कतार में तब भी लगे हुए थे वोट देने के लिए, तो इसलिए भी उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने ऐसा क्या तैयारी किया, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा उनको समझते हैं, उन्होंने ऐसा क्या प्लानिंग किया, ममता बनर्जी की क्या काट निकाली? क्योंकि ममता बनर्जी वहां महिलाओं की चहेती, माइनॉरिटीज की चहेती, और उन्होंने भी काफी वहां पे लोक लुभावन स्कीमें चला रखी थी, जिसका फायदा बंगाल में सभी को मिल रहा था। इसके बावजूद बीजेपी की क्या तैयारी थी कि इस तरीके के एग्जिट पोल में हमें देखने को मिल रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने जबरदस्त चुनाव लड़ा है। देखिए, पिछली बार से कहीं ज्यादा जबरदस्त चुनाव लड़ा है। पिछली बार में टीएमसी के कई नेता बीजेपी में आ गए थे। बीजेपी को लग रहा था कि सत्ता आ जाएगी, और उन्हें कई हजार गुना प्रोग्रेस तो कर ही ली थी। एक तरह से 378 पे पहुंच गए थे शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन 77। उस जी, लेकिन उसमें उसके बाद जो हुआ, जैसे ही सत्ता में बीजेपी नहीं आई, उसके बाद हमने देखा पश्चिम बंगाल में किस तरह की राजनीतिक हिंसा हुई। बीजेपी, मैं जानता हूं कि कई ऐसे सांसद थे, कई ऐसे नेता थे जो तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, लेकिन वो डर के मारे बीजेपी में चले गए। उनको लगा कि नहीं, हम बीजेपी में रहकर अब पश्चिम बंगाल में नहीं जा सकते। एक वो बड़े नेता भी थे जो फिल्मी दुनिया से आए थे, बीजेपी ने मंत्री बनाया, वो भी वापस चले गए। वो भी डर के मारे कि मुझे तृणमूल कांग्रेस में जाना है, वो चले गए कि बंगाल में मुझे बाबुल रहना है। तो सुप्रियो की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बाबुल सुप्रियो की बात कर रहा हूँ। तो वो भी चले गए वहां पे। अब उसमें क्या था कि इस बार का चुनाव बड़ी दिक्कत में क्या थे कि बीजेपी संगठन डरी हुई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे, पश्चिम बंगाल के प्रभारी हुआ करते थे कैलाश विजयवर्गीय, तो मध्य प्रदेश में मंत्री बना के भेज दिए गए। जब एक समय ऐसा आया कि पश्चिम बंगाल जाना उन्होंने छोड़ दिया था, इतने मुकदमे उनके ऊपर लाद दिए गए थे। तो बीजेपी को लग गया कि अगर इस बार हम नहीं जीते, इस बार अगर सत्ता नहीं मिली, तो फिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का संगठन बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अमित शाह ने खुद डेरा जमाया, तमाम नेताओं की फौज को उतारा उन्होंने। और जब गृह मंत्री अगर खुद पश्चिम बंगाल की धरती पर है, तो उसका असर प्रशासन पर भी थोड़ा बहुत पड़ता है। बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन उसका असर प्रशासन पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है कि जो सिविल सर्विस है, चाहे वो आईएएस आईपीएस हो, वो केंद्र की डीओपीटी के अंदर बहुत चीजें होती है, गृह मंत्री का बहुत ज्यादा रोल होता है, यूपीएससी का बहुत ज्यादा रोल होता है, रिटायर होने के बाद पेंशन भी लेना है, सफाई यूपीएससी आएगी, कई सारी चीजें उसमें होती है। इसका असर क्या हुआ कि बीजेपी एक बढ़त बनाती हुई नजर आई। फिर बीजेपी की कोशिश, जैसे बिहार में देखिए कि 4-5 सीटें पिछली बार भी ओवैसी की पार्टी ने जीती, इस बार भी ओवैसी की पार्टी ने जीती। वहां ममता बनर्जी के साथ जो 3 चीजें प्लस पॉइंट थी, एक तो माइनॉरिटी पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ खड़ा था। महिलाएं जाति धर्म को छोड़कर, जाति धर्म की सीमाओं को तोड़कर वो पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ खड़ी थी। और हिंदुओं का एक बड़ा ग्रुप, चूंकि उस तरह की छवि है ममता बनर्जी की, वो भी ममता बनर्जी के साथ खड़ा था। और ममता बनर्जी ने राजनीति में कुछ उस तरह की गलतियां नहीं की, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कर दिया, शीश महल, सिक्योरिटी, बड़ा बड़ा तामझाम, जैसे तेजस्वी यादव ने कर दिया, परिवार को वो एकजुट नहीं रख पाए, बाकी तमाम चीजें करते रहे। कई राज्यों में विपक्षी नेताओं ने इस तरह की गड़बड़ी की। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में क्या किया कि अपनी छवि को भी बचाए रखा, परिवार को एकजुट भी रखा। तमाम खबरों के बावजूद अभिषेक बनर्जी पार्टी में बने हुए हैं और चुनावी रणनीति भी तय करते हैं। और उन्हीं की आज जो लोकसभा सीट थी, उसी में विधानसभा सीट पे वो टेप चिपकाने वाला भी आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, तो वो मजबूती के साथ बने हुए हैं। इन तमाम चीजों पर ममता बनर्जी एक तरह से बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही थी। अब बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ा एज सिर्फ इतना ही होगा कि क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल के हिंदू मतदाताओं को अपने साथ पूरी तरह से 25%, 30%, 35% नहीं, अगर वो 40-45% हिंदुओं को अपनी तरफ तोड़ के नहीं ला पाई होगी, तो फिर उसके लिए पश्चिम बंगाल का ये गढ़ जो जीतना है,
वो मुश्किल होगा। लेकिन फिर मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि बहुत शानदार तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, और पिछली बार का और इस बार का आंकड़ा ये बताता है, इस बार भी आप देखेंगे करीब 75 से 80 सीटें वो होंगी जहां पर जीत हार का मार्जिन 15, 16,000, 20,000 से कम होगा। और ये भी हो सकता है कि 50 सीटें लगभग ऐसी हो जहां पे जीत हार का मार्जिन 5,000 से कम हो। यानी वो मान के चलिएगा कि वहां टफ मेहनत की है, और अमित शाह अपने स्टाइल के मुताबिक काम करते हैं। 50,000 वोट की जरूरत है, इस विधानसभा में कितने पोलिंग बूथ है, उस 50,000 वोट को डिवाइडेड बाई पोलिंग बूथ कर दीजिए, तो पर बूथ पर हमें इतने वोट बढ़ाने हैं। और बाकी काम जो उनका आरएसएस और बीजेपी का पुराना जो एक तरीका होता है कि पन्ना प्रमुख बनाना है, उस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल का ये रन जीतने की कोशिश की है। लेकिन ममता बनर्जी थोड़ी अलग तरह की नेता है। तेजस्वी यादव बिहार में सरेंडर करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में इतनी ताकत के बावजूद उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी की तरह से जाकर वो लड़ नहीं पाते जिस तरह से बीजेपी लड़ने की कोशिश करती है। देश के कई राज्यों में विपक्षी दल उसी तरह से हारते हुए नजर आते हैं। झारखंड में हमने देखा कि हेमंत सोरेन आदिवासी प्राइड और उसका मुद्दा बनाकर वो एक तरह से वो निकाल के लेके चले गए, और चूंकि वहां गठबंधन भी एक अलग तरह का था तो वो निकाल के लेकर चले गए। बाकी नेता हार जाते हैं, ममता बनर्जी इसमें अड़ी रही, लड़ी रही। और जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, ये ठीक है कि एग्जिट पोल 7 में से 5 जो है वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां तक पश्चिम बंगाल को लेकर है, उसके लिए हमें मुझे लगता है कि 4 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन संतोष जी, क्योंकि चुनाव आयोग की भूमिका पे भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से वहां पे 2400 कंपनियों की तैनाती की गई, 2400 कंपनियां मतलब लगभग 2.5 लाख फोर्सेस, जिस तरीके से हमने ऑब्जर्वर को जाते हुए देखा, किस तरीके से आम जनता में एक खौफ की स्थिति, सीआरपीएफ की जो बख्तरबंद गाड़ियां जिस तरीके से सड़कों पे घूम रही थी, तो इन सब के जरिए भी क्या बीजेपी ने एक प्रशासनिक और किस तरीके से ट्रांसफर किए गए पूरा प्रशासन, पूरा अमली जामा जो है वो बदल दिया गया बंगाल का, ये किस तरीके का एज बीजेपी के लिए साबित होने जा रहा है? देखिए, एक बात तो तय है कि हमें इस बार श्रेय देना पड़ेगा चुनाव आयोग को और सरकार को भी। एक तो 2 चरणों में चुनाव, और पहले चरण में जो 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान हुए, उसमें किसी भी बूथ पर पुनर्मतदान की नौबत नहीं है। शायद मुझे लगता है लंबे अरसे बाद इस तरह से हुआ होगा कि 152 सीटों में से किसी भी बूथ पर पुनर्मतदान की नौबत नहीं आई। लेकिन हाँ, आज जो 142 सीटों पर, उसमें से कई सीटों पर, कई बूथों पर आ रहा है कि जो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का जहां चुनाव चिन्ह था उसके नाम के आगे टेप लगा दिया था, यानी उसको अब दबा भी नहीं सकते थे। तो राज्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि वहां अगर इस तरह की चीजें मिलेगी, मतलब जांच में साबित हो जाएगा, तो वो पुनर्मतदान कराएंगे। हो सकता है कि नतीजा चुनाव आयोग की घोषणा होने वाली हो, या शायद 2-4 मिनट पहले हो चुकी है, लेकिन ये चुनाव आयोग कुछ बूथों पर करवाएगा। तो पहले चरण में बंपर कामयाबी थी, दूसरे चरण में भी अगर पुनर्मतदान की नौबत ना आती तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत थी। ये चुनाव आयोग के लिहाज से ये बड़ी कामयाबी आप मानकर चलिए। लेकिन मतदाताओं के लिहाज से आप दूसरा सोचिए। जैसे मैं टीएन सेशन का दौर याद कीजिए, लालू यादव की अपने दम पर जो सबसे शानदार जीत थी वो चुनाव में था जब टीएन सेशन ने बिहार के चुनाव को बिल्कुल सुरक्षा बलों से लाद के रख दिया। कई जगह कैंसिल किए, कई जगह चुनाव रद्द किए, ये कहा गया कि लालू यादव साफ हो जाएंगे। लेकिन उस चुनाव में लालू यादव पहले से ज्यादा, बल्कि इकलौती जीत मुझे लगता है बड़ी जीत सबसे वही है, क्योंकि 150 से 90 ज्यादा की सीटें आई थी। बिल्कुल 90 की जीत वो जनता दल की जीत थी। उसमें फिर कई तरह के जोड़ घटा गुना भाग करके लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए। 2000 के बाद वो राबड़ी देवी सीएम थी, उसमें कई तरह की चीजें थी। 2005 में फरवरी में हंग असेंबली बनी, और अक्टूबर वाले विधानसभा चुनाव में तो एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया था। तो 95 की जीत वो विशुद्ध रूप से लालू यादव की बड़ी जीत थी, जब तमाम लोग कह रहे थे कि टीएन सेशन के कारण लालू यादव विदा हो जाएगी। क्यों? इसकी साइकोलॉजी को समझिए। यूपी हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, थोड़ा बहुत ये साउथ इंडिया के कुछ राज्यों में है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये ज्यादा है। अगर आप अपने गांव से अपनी बाइक पे निकलेंगे और कहीं भी सुरक्षा कर्मी ने आपको रोक लिया कि बाइक लेकर आप इधर नहीं जाओगे, आप उधर घूमोगे, 2-4 जगह घूमोगे, तो गांव वाले को लगेगा बताओ मेरे गांव में मेरी बेइज्जती कर दी इसने। तो ये समझिए, इस बार सख्ती हुई, सुरक्षा बल गए, लेकिन कई जगह पर ऐसा लगता है कि बाइक से आपने आने जाने पे बैन लगा दिया। कई जगह लोगों में जिस तरह का कहा गया कि फौज देखकर और वर्दी में लोगों को देखकर एक अजीब तरह का माहौल बना, उससे शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में तो मदद मिली, लेकिन उसका राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है अगले चुनाव में हो जाए। लेकिन इस बार के चुनाव में होना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि पश्चिम बंगाल के युवाओं को, खास तौर से बता रहा हूं, जो 18 से 30 साल की उम्र के, जो ब्लॉक का काम देखते हैं, जो एक एक गली मोहल्ले का काम देखते हैं, क्योंकि संगठन देखिए,
जिस संगठन के बल पर लेफ्ट फ्रंट ने जिस सांगठनिक ढांचे के बल पर 3 दशक से ज्यादा राज किया, वही सांगठनिक ढांचा तो लेफ्ट टीएमसी में आ गया है। और कल को भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में आएगी तो वही सांगठनिक ढांचा जो है वो एक्सपोर्ट होकर बीजेपी में भी चला जाएगा। उनका ईगो हर्ट होगा तो फिर चुनावी तरीके कई तरह से आपको अलग होते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर उसमें एक लाइन और भी जोड़ देता हूं, कई बार चुनावी नतीजे ऐसे आ जाते हैं जो शायद हमारी कल्पना से भी विचित्र होता है। कई बार बम्पर तरह का नतीजा आ जाता है। 202 सीटें बिहार में हमने देखा। पिछली बार पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने क्या किया। दिल्ली में 2 विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67, 70 में से 62 जीत लिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कितनी बम्पर विक्ट्री हासिल हुई। तो ये एग्जिट पोल अगर ये बता रहे हैं तो इसका मतलब कि पश्चिम बंगाल में इस बार वहां की जनता पूरी तरह से ये तय करके बैठी थी कि इस बार दीदी नहीं चाहिए, इस बार भाजपा चाहिए। लेकिन फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि चुनाव का जो एग्जिट पोल है इसमें सवाल, सैंपल साइज, सर्वे कौन से इलाकों में पूछे गए, क्योंकि महिला मतदाता आप देखिए, जो मैंने अपना जो ग्राउंड फीडबैक लिया वहां पर जो महिला मतदाताएं लाइन में लगी हुई थी उनमें आप ये मान कर चल लीजिए कि करीब 60% से ज्यादा महिला मतदाताएं वो टीएमसी की तरफ झुकी हुई जा रही थी, क्योंकि टीएमसी पैसा दे रही है और उसने बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। और दूसरी तरफ वो पार्टी है जिन्होंने कहा कि हम तमाम चीजें देंगे, लेकिन वो दूसरे राज्यों में उसको डिलीवर नहीं कर पाए। और चुनाव से ठीक पहले एक आरटीआई का जवाब आ गया था दिल्ली सरकार को लेकर। तो ये तमाम चीजें जो है वो लोगों में फैलती है। और ये बात मान के चल लीजिए कि इस बार वाकई पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से लड़ा, ममता बनर्जी बहुत मजबूती से लड़ी, और चुनाव आयोग ने कम से कम शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के मामले में पिछले बार के चुनावों की तुलना में इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन हम सबको ये देखना पड़ेगा कि कल के बाद या 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में अगर राजनीतिक हिंसा नहीं होती है, जीत किसी की भी हो, जीत हार किसी की भी हो, अगर राजनीतिक हिंसा नहीं होती है तो शायद ये बदलते पश्चिम बंगाल का प्रतीक होगा जो कई दशकों से बंगाल में हमें देखने को नहीं मिला है। तो संतोष जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एकमात्र राज्य, इकलौता 2 हम राज्य कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर और झारखंड को छोड़ दें, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, एनडीए का परचम लहराया है। अगर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भी अगर ममता बनर्जी को अगर उखाड़ फेंकते हैं मोदी और अमित शाह की जोड़ी, तो ये क्या भारतीय राजनीति में इसका क्या सिंबोलिज्म होगा, इसका किस दिशा में फिर इंडिया ब्लॉक का क्या होगा, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए किस तरफ, और मोदी अमित शाह का कद का आपको किस तरीके से व्याख्या करेंगे फिर? देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है और उनकी सरकार बनती है तो इस देश की राजनीति 360 डिग्री बदलती हुई नजर आएगी। 2-3 तरीकों से। एक तो नए नवेले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनका कास्ट इक्वेशन हमें बताया गया कि बंगाल में ज्यादा लोग रहते हैं, लाखों मतदाता रहते हैं, उनकी बोहनी बहुत अच्छी हो जाएगी। और निश्चित तौर पर बोहनी अच्छी होगी क्योंकि जैसे ही 4 मई को नतीजे आएंगे शायद 7 या 8 मई को जो है बीजेपी की नई टीम की घोषणा हो जाएगी। फिर उस नई टीम पर सवाल उठाने वाले नेता बहुत कम। क्यों? क्योंकि जीत के बाद पार्टी नई टीम का गठन कर रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह निश्चित तौर पर ये जो पश्चिम बंगाल और केरल का जो किला ढहाने का सपना है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पुराना सपना है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस सपने को साकार कर देंगे। आरएसएस एक कदम और बढ़ जाएगा उनको चाहने के लिए, उनको मानने के लिए। और एक दूसरी बात जो बड़ी दिलचस्प बात है, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद जिस तरह से टूटे हैं, तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल की सत्ता में विदाई होने का मतलब होगा कि तृणमूल कांग्रेस भी आने वाले दिनों में आपको टूटती हुई नजर आएगी। और तब शायद इसी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 240 के आंकड़े को, आपको बहुमत यानी 272 के आंकड़े को पार करती हुई नजर आएगी। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में टूट एक बड़ी टूट होगी और उसके बाद विपक्षी गठबंधन की राजनीति जो है वो थोड़ी बहुत सिकुड़ती हुई, खत्म होती हुई नजर आएगी। क्योंकि एक बड़ी नेत्री अगर चुनाव हार जाती है तो उसका असर पूरे के पूरे गठबंधन पर पड़ेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ एक और चीज तय हो जाएगी कि इस देश से लेफ्ट की राजनीति, वामपंथी राजनीति, आप ये मानकर चल लीजिए कि फिर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। फिर चाहे सीपीएम हो,
सीपीआई हो। सीपीआई माले जरूर बिहार की राजनीति में थोड़ा बहुत अपने आप को विधायकों की संख्या के मामले में जीवित रखेगी, वरना लेफ्ट फ्रंट के इन दोनों दलों की राजनीति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी और शाह और ज्यादा मजबूत बनकर उभरेंगे और 2029 के लोकसभा चुनाव तक कम से कम कोई उनको चुनौती देता हुआ तो नजर नहीं आएगा, ये मोटे तौर पर मान लीजिए। उसके बाद जो बीजेपी को बदलाव करने, क्योंकि बीजेपी बदलाव के प्रोसेस से निकल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो लेकर आए हैं 46 साल की उम्र का, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम भी आपको ज्यादा से ज्यादा 50 या 55 साल के नेताओं की होनी चाहिए। फिर आपको मुख्यमंत्रियों की टीम भी 55 वर्ष से नीचे के लोगों की टीम बनाना होगा। फिर आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी ज्यादा से ज्यादा, अगर 40 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उसमें 15 साल आगे जोड़ लीजिए, यानी 61-62 साल के व्यक्ति को आप मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। पश्चिम बंगाल की जीत भारतीय जनता पार्टी को मोदी, शाह और नितिन नवीन की जो इन तीनों नेताओं की जो तिकड़ी है उसको इतनी ताकत देंगे कि फिर ये घर के पूरे बल बदल डालने वाले टाइप में भारतीय जनता पार्टी को एक नई बीजेपी बनाते हुए नजर आएंगे। जो हमने देखा था 2009 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद किस तरह से आडवाणी को किनारे किया गया, किस तरह से पहले मनोहर पार्रिकर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे लेकिन वो विवाद उठा, नहीं बन पाए। नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आए, उनको दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी को संविधान बदलना पड़ा लेकिन पूर्ति वाला मामला आया, नहीं बन पाए। फिर किस तरह से राजनाथ सिंह के हाथ में गद्दी गई और नरेंद्र मोदी आए, वो एक बदलाव का दौर था। जो 12-13 में जो बदलाव किया उसका नतीजा है कि पिछले 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में बनी हुई है और कुछ इसी तरह का बदलाव वो आगे करना चाहते हैं। और पश्चिम बंगाल की जीत ये सुनिश्चित कर देगी कि मोदी, शाह बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह बदलाव के रथ पर सवार होकर सब कुछ बदलते चले जाएंगे। और पश्चिम बंगाल अगर हारे और सीटों की संख्या पिछली बार की तुलना में भी कम रही तो फिर कई तरह की राजनीतिक दिक्कतें इस जोड़ी के सामने खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, तो संतोष जी आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि किस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, मोदी शाह की जीत होती है और तिकड़ी आपने कहा नितिन नवीन की अगर इनकी जीत होती है तो पूरी राजनीति देश की बदल जाएगी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की, और इंडिया ब्लॉक जरूर मुसीबत में आ जाएगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया संतोष जी, आज आपने हमारे लिए समय निकाला द फेडरल देश के लिए। और चुनावी नतीजे जब आएंगे 4 तारीख को उसका हमें इंतजार करना होगा। एग्जिट पोल की तो हमने बातें कर ली, लेकिन वाकई में जितनी चर्चा की वो 4 तारीख को उस पर से पर्दा हटेगा, तो हमें उस दिन का इंतजार करना होगा। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। और दर्शकों, अभी तक आपने आपने चर्चा देखी हमारे संतोष पाठक जी के साथ, जो कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी संघ की राजनीति को देखते रहे हैं, उसको कवर करते रहे हैं। और आपको आज हमारा ये चर्चा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और संतोष जी आपका फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।